क्लास 8। कल हमने आपका ये लेसन स्टार्ट किया था अभी, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इसमें हमने देखा कि अंग्रेज़ भारतीयों के बारे में क्या विचार रखते थे और वे कैसे इस भारतीय समाज को सभ्य बनाना चाहते थे। तो आपने देखा कि इसमें अंग्रेजी समाज में कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ विद्वान लोग भी थे। इन्हीं में से एक नाम आता है विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया था। इनमें बहुत सारी खूबियाँ थी। ये कानून का जानकार होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे और ये फारसी और अरबी को सीखना चाहते थे और सीखी भी इन्होंने। और इंग्लिश के तो माहिर थे ही, ग्रीक और लैटिन भाषा भी सीखी इन्होंने ऑक्सफोर्ड से। फ्रेंच भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, इसके अलावा अरबी और फारसी भी सीखी। और फिर इन्होंने अपने जैसा ही एक सभ्य पुरुष जिसका नाम क्या था, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हालहेड, ये भी इन जैसे ही सभ्य पुरुष थे और ये भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी सीखकर भारत के जो ग्रंथ थे उनकी नॉलेज लेना चाहते थे। और इन्होंने संस्कृत सीखकर भारत की जो रचनाएं थी उनका इंग्लिश में अनुवाद किया। इन तीनों ने मिलकर एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और यहाँ से एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद देखते हैं, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा भाव रखते थे। यानी इन लोगों का हमारी भारतीय जो परंपरा थी उसके प्रति सम्मान का भाव था, इनका आदर का भाव था। वे मानते थे कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में धीरे धीरे उसका पतन होता गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को समझना, खोजना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, उनका अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने जो रिजल्ट्स हैं वो पहुंचाने में जुट गई। यानी भारतीय संस्कृति को दोबारा जीवंत करने के लिए, इसको समझने के लिए ये पुराने वेदों को, साहित्यों को उनकी व्याख्या करने में और अनुवाद करने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में जुट गई। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस परियोजना से न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, यानी वे ये जानते थे कि ऐसा करने से, जो प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है, ऐसा करने से न केवल भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज़ों को भी मदद मिलेगी, वे भी भारतीय संस्कृति को सीख जाएंगे और भारतीयों को अपनी जो खोई हुई विरासत है उसको दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने ये दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। अब अंग्रेजों के दो गुट बनेंगे यहाँ पर, आप देखना। एक गुट तो ये चाहता था कि भारतीयों को संस्कृत में ही शिक्षा दी जाए। तो देखो आप क्या लिख रखा है कि अंग्रेजों को, इन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित देना चाहिए। ये मानते थे कि अंग्रेजों को यहाँ पर भारत में इंग्लिश लागू न करके संस्कृत ही लागू करनी चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य काव्य को पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। उन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहली तरह अच्छी तरह परिचित हैं, उसके जानकार हैं और जिसे वे आदर और महत्व के साथ
पढ़ते हैं, सीखते हैं। उन्हें कोई भी नया विषय न पढ़ाया जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं और केवल तभी शासक जो है अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। यानी पहले स्कूलों को क्या कहते थे? मदरसा। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए 1781 में अरबी और फारसी इस्लामिक कानून के उसको बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। अब मदरसा क्या होता है अभी ये देखिए आप। सीखने का ऐसा स्थान जहाँ पर अरबी भाषा में, यानी सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान भी हो सकता है। आज आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, 70 या 80 साल के या उससे ऊपर 90 के कोई भी हों, तो उनसे पूछ के देखना कि मदरसा शब्द का क्या अर्थ है, वे आपको ज़रूर बताएंगे। अब 1781 में तो ये कलकत्ता में खोल दिया। कौन सा? अरबी फारसी इस्लामिक कानून, मदरसा खोला गया। इसी तरह 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ पर प्राचीन संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वह उनकी शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिली। परंतु कंपनी के कुछ अधिकारी इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। यानी प्राच्यवादियों से क्या अभिप्राय है? ऐसे विद्वान लोग जो भारत को सिर्फ उन्हीं की संस्कृत, फारसी और अरबी में शिक्षित करना चाहते थे। ये ऐसे लोग थे जो भारत को उसी भाषा में सिखाना चाहते थे जिस भाषा को वे जानते हैं। अब है हमारा पूर्व की जघन्य गलतियाँ। क्या क्या गलतियाँ करी? 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज शिक्षा के प्राच्यवादी जो अभी हमने पढ़ा है, ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण था। प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों, पूर्व में यानी पूर्व के जो भी देश हैं, पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा पड़ा है और ये अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। यह आप देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड आए हैं। प्राच्यवादी यानी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन रखने वाले लोग होते हैं। मुंशी कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है। वर्नाकुलर क्या होता है? ये शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल में की जाने वाली स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब प्राच्यवादियों पर सबसे ज़्यादा जो हमला करने वाला था वो था जेम्स मिल। उनका ये विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि प्राच्यवादी मानते थे। उनकी राय में शिक्षा के प्रति उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। यानी वे ये कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो उपयोगी हो और व्यवहार में लाई जाने वाली हो। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तेज हो गया। यानी प्राच्यवादी जेम्स जो जोन्स था, जोन्स, कोलब्रुक, इनका विरोध होने लगा भी। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे ज़्यादा मुखर और प्रभावशाली विचारक। सबसे ज़्यादा कमियां किसने निकाली? मैकाले ने निकाली। वह भारत को असभ्य देश मानता था जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा
इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी, यानी पूर्व का कोई भी देश इंग्लैंड का मुकाबला नहीं कर सकता शिक्षा में। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूची देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्ण मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। वे ये मानते थे कि भारतीयों को अगर अंग्रेजी का ज्ञान हो जाता है तो अंग्रेजी में बहुत सा दुनिया का साहित्य लिखा हुआ है, उसको वे आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो जाएंगे, यानी उसको जान पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स यानी मैकाले का जो विवरण है, उसके आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पास किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को बढ़ावा न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप अक्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। यानी इनके लिए क्या शब्द यूज किया गया? अपने आप अक्षरण यानी कमजोरी, लुप्त होने का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर, इनको ये बताया गया। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। तो आज के लिए इतना ही, हम कल बाद में करेंगे इससे आगे। थैंक्स आज के लिए।